नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का राजनीतिक भूगोल का सिद्धांत। जैसा कि आप सभी से बोला था कि ह्यूमन ज्योग्राफी का और फिजिकल ज्योग्राफी का सारा सिद्धांत मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं आज ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा सिद्धांत जो है, लास्ट यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी का राजनीतिक भूगोल का सिद्धांत, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद से फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका सिद्धांत, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी समस्या तो कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रश्न है। साथ ही आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको फ्री में मैं पूरा सेक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी मैं टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। मैं पूरा जो ह्यूमन ज्योग्राफी लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं राजनीति पढ़ा रहा हूँ और राजनीति ही मैं आज फाइनल लिख रहा हूँ, और इसके बाद से मैं फिजिकल ज्योग्राफी पूरा लिखूंगा। तब मैं उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन वाइज, जो पार्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक सब्जेक्ट का 10 यूनिट का, वो सब पढ़ाऊंगा। तो पहले सिद्धांत शुरू करते हैं। पहला जो हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है, 1956 में मैनिंग का जो हार्डलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशियन हिस्ट्री आया था, ये बुक है, ये पूछा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर से 1964 में होसन, ये देखिए अभी जो आपका यूपी एचएससी का हुआ ना, मतलब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर, इसमें ये होसन की बुक पूछी गई थी 1964 में। न्यू सोवियत हार्डलैंड ये पूछा गया था, बहुत लोग गलत किए थे। अभी ये जो पेपर हुआ 2025 में, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसका मैं आपको चैलेंज करने के लिए भी बताया था कि क्यों इस क्वेश्चन पर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। चलिए, हार्डलैंड जो थ्योरी है मैकिंडर की, उससे शुरू करते हैं। तो इनका समय काल आप जान जाइए, 1861 से 1974 के बीच में रहा है। इन्होंने हृदय स्तर सिद्धांत दिया था, 3 श्रेणी में अपने सिद्धांत को बांट दिया था। और इनका जो सिद्धांत है, जो इनका देने का तरीका, जो फिगर बना हुआ था, तो मर्केटर प्रक्षेप पर बना हुआ है इनका सिद्धांत, जो इनका फिगर बना हुआ है इसी पर इन्होंने बताया था। पूछा है कि किस प्रक्षेप पर इन्होंने सिद्धांत देने का प्रयास किया था अपने फिगर को बनाने का, तो मर्केटर प्रक्षेप। पूर्ण रूप से संशोधन कोहन ने किया था इनके सिद्धांत में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैकिंडर को ब्रिटिश सरकार ने 1922 में सर की उपाधि दी थी, ये बहुत बड़ा उपाधि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 श्रेणी में मर्केटर प्रक्षेप पर कोहन ने इन पर संशोधन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैकिंडर की। ये बुक है पहला राजनीतिक भूगोल का भौतिक आधार, 1890 में आया था। दूसरा बुक जो है ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीप समूह, 1902 में आया था। तीसरा बुक इतिहास की भौगोलिक दूरी, 1904 में आया था। चौथा बुक है प्रजातांत्रिक आदर्श एवं वास्तविकता, 1919 में आया था। पांचवा बुक है राष्ट्र एवं आधुनिक विश्व, 1924 में। और इसके साथ ही छठा है गोल विश्व एवं शांति की विजय, 1943 में। ये इनका बुक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपका ये 1904 का, 1919 का और 1943 का ये बुक आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछे गए हैं बार बार। अब चलिए इनके सिद्धांत को 3 खंडों में दिए हैं, तीनों खंडों में तोड़ के समझ लेते हैं और इंपॉर्टेंट ही समझेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती है। मैं बार बार वीडियो अपना बनाता हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का सिद्धांत जो है 1 घंटे के अंदर ख़त्म किया हूँ, लगभग 1 घंटा लगता है। किसी किसी में 1 घंटा से ऊपर गया होगा, लेकिन किसी में आधा घंटा 45 मिनट ही जाता है। इसमें देखते हैं कितना जाता है, कोशिश करूँगा कम समय में ख़त्म हो जाए। तो चलिए, इतिहास की भौगोलिक धुरी की संकल्पना 1904, फिर से हृदय संकल्पना जिसमें दिया था 1919 में, हृदय क्षेत्र में संशोधन कब कर दिया था, 1943 में। 3 खंड हो गया। तो पहले हम लोग जानते हैं पहले खंड को, इतिहास की भौगोलिक दूरी की संकल्पना 1904 में जो आई थी। इसमें इन्होंने क्या किया है, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो है के समक्ष शोध पत्र प्रस्तुत किया, किसने, मैकिंडर ने, जिसका शीर्षक क्या था, दी ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ये पुस्तक अभी आपको बताया हूँ, ये आपको याद रखना है, ये 1904 में आया था, ये बार बार पूछा गया है। तो इतिहास की भौगोलिक दूरी की संकल्पना में ये पुस्तक लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन जो है ज्योग्राफिकल जर्नल भौगोलिक पत्रिका में हुआ था, ये आपको भी ध्यान रखना है। पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, शक्ति का प्राकृतिक आधार क्या था, तो ये बताया है मैकिंडर ने कि क्यों ये इसको इतिहास की भौगोलिक दूरी की संकल्पना कहें, क्या आधार था इसका, ये जानते हैं। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका जो विश्व द्वीप है, 2/3 जो है 3 क्षेत्र आते हैं, जनसंख्या जो आता है 7/8। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये ना 7/8 जनसंख्या उठा पूछ देता है किसके सिद्धांत में, या विश्व द्वीप में जो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका जो माना गया है मैकिंडर द्वारा, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये ध्यान रखना है 2/3, ये मैकिंडर ने माना है। प्राकृतिक आधार है इस एरिया का, जो मजबूती से उभर के आता है
तभी तो हृदय स्थल जो मजबूत होगा। अब जो ये विश्वद्वीप की बात की है, 2/3 जो क्षेत्रफल की बात की है, ये क्यों इतना मजबूत है, इसको हृदय स्थल क्यों माना है? अब देखो कारण क्या है कि इसमें देखो आंतरिक जो जल प्रवाह होता है, मतलब इसके अंदर जो है जल प्रवाह आंतरिक रूप से होती है। आर्कटिक ये सागरों उन्मुख है, मतलब आर्कटिक में ये चीजें जा गिरती है। हिमाच्छादित उत्तर में है, मतलब आर्कटिक जो एरिया क्या है, जैसे यूरेशिया जब बनाते हो ऐसे आकर आप ऐसे, ये पूरा यूरेशिया रीजन में, तो इस एरिया ये आर्कटिक एरिया होता है। ऊपर इसके आप जान रहे होगे ज्योग्राफी में, इतना तो आपको समझाना नहीं है। तो इस एरिया में हिम ज़्यादा पड़ते हैं, इसी एरिया में जो भी प्रवाह होते हैं, जो भी नदियाँ जाएंगी बाद में बताएंगे, इसी एरिया में जाती हैं। साथ ही इसमें बोलते हैं पश्चिम दक्षिण पूर्व जो है, पूर्व जो है पर्वत घिरा हुआ है। जैसे आप पश्चिम एरिया में, इस एरिया में देख लो, इस एरिया में ये पूरा एरिया जो है, साथ ही आप पूर्व में भी देख लोगे तो पर्वत से ये घिरे हुए हैं। ये बोलते हैं ये सारा एरिया, मतलब आंतरिक अगर ये क्षेत्र है जो, ये पूरा पूरा क्या है, पूरा पूरा घिरा हुआ है किससे, पर्वतों से। और इधर इधर से देखोगे आप उत्तर में तो ये हिम से घिरा हुआ है। इधर जो है आपको इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये बता। साथ ही इन्होंने इसमें बताया कि 1/3 है तटीय द्वीप, जैसे जापान, ब्रिटिश द्वीप समूह आता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि इस एरिया में आप पाओगे ये जो एरिया है ये ब्रिटिश द्वीप समूह है, और जापान आपको यहाँ पाएगा जाएगा ये एरिया। तो ऐसे ये बताते हैं 1/3 क्षेत्र पर ये दोनों एरिया कवर करता है। बहिर्वर्ती क्षेत्र किसे मानते हैं, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को। जो ये वाला एरिया है, जैसे कि ये थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा समझना है, ये यूरेशिया जैसे हो गया। अब देखो क्या है कि ये जो आपका, मैं थोड़ा देखो फिगर बना रहा हूँ, ये अमेरिका का हो गया, ये साथ ही बोलते हैं ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये बोलते हैं ये जो एरिया ना, ये बहिर्वर्ती एरिया, ये तीनों तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन बोलता है, मैकिंडर। साथ ही ये बोलते हैं तटीय एवं बहिर्वर्ती द्वीपों में जनसंख्या क्या होती है, मतलब ये तटीय एरिया जो ब्रिटिश और जापान और साथ ही अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला के 1/3 का जो एरिया है ब्रिटिश का और जापान का और साथ ही बहिर्वर्ती मिला के, इसमें जनसंख्या कितना होता है, 1/8 होता है। इन द्वीपों में बहिर्वर्ती मिला के कितना जनसंख्या होता है, 1/8, ये आपको ध्यान। अब इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भूमंडल को 3 कटिबंधों में बांट दिया। तो पहला कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्र है, 1919 में इसे हृदय स्थल नाम से संबोधित किया था। पश्चिमी वोल्गा जो है ये अभेद्य माना था, किसको, ये ध्रुवीय क्षेत्र को, इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई आक्रमण करेगा इस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। दूसरा आंतरिक या उपांतरिक या अर्धचंद्राकार, एक तरह से देख लो पश्चिमी यूरोप जो एरिया है पूरा, उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिमी एशिया है, और पूर्वी एशिया एवं एशिया का पूर्वी क्षेत्र। जैसे कि मैप विश्व का जब, तो पूरा विश्व का अगर लेगो ना, एक पृथ्वी को ऐसे बनाओगे, तो इसमें यहाँ पर इस एरिया में जो है आपका अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, और ये देखिए छोटा सा थोड़ा ये आपका हो गया यूरोप, यहाँ पर हो गया आपका अफ्रीका जुड़ा हुआ, और साथ ही यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब क्या क्या पीओड क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। बस ये क्लियर समझना। आप फिर से बोल रहा है कि किसी में पश्चिम में बोलगा नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। अब बोला आंतरिक उपांतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र कौन है, जिसमें पश्चिमी यूरोप आएगा, पश्चिमी यूरोप का एरिया ये हो गया पूरा। और साथ ही बोला है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में क्या आएगा, देखो ये पूरा एरिया जो आएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आएगा, ये पूरा एरिया, ये भारत यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये भारत थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करता हूँ, ये देखो यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ छोटा सा भारत है। अब बोला है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो गया, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। और साथ ही बोला पूर्वी एशिया का एशियाई पूर्वी क्षेत्र। अब ईस्ट वाले एरिया में पूरा ये लेके घुस गया, इंडोनेशिया के करीब में जितने क्षेत्र है उस क्षेत्र में। फिर से बहिर्वर्ती क्षेत्र बोल रहा है, इसमें उत्तरी ये एरिया आ गया, ये होगा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया साथ ही आ गया, और साथ ही इसमें ब्रिटिश द्वीप और जापान, यहाँ पर जापान आएगा ये, और ब्रिटिश द्वीप यहाँ पर है छोटा सा ये आएगा। तो ये 3 सेक्शन में बांट दिया। ये मैं छोटा सा मैप पर आपको, मतलब भद्दा होगा मैप, लेकिन समझाने का प्रयास किया हूँ। जब फिगर माइंड करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतना समझो, अभी आगे फिगर से भी दिखा दूंगा। ये क्षेत्र मुझे फिगर रखा हूँ एक तरह से। अब हम समझते हैं हृदय स्थल संकल्पना 1919 में जो आया था, इसमें क्या हुआ, ये लोकतांत्रिक आदर्श एवं वास्तविकता है इसका हिंदी। अब हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश में, इंग्लिश याद रखो, हिंदी भी याद रखो, क्योंकि इंग्लिश अगर याद रखते हो तो इंग्लिश एज इट इज कभी हिंदी में लिख के दे देता है। पहला पॉइंट इसमें भौगोलिक दूरी के इतिहास में संशोधन किया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, देखो प्रयोग में हम लोग क्या पढ़े रहते हैं, यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र पढ़े रहते हैं। देखो ये
अभी पीओट में जो 3 खंड में बांटा गया 3 कटिबंध में, ये पीओट ही है। ये हम जो पढ़ते हैं ना यही है। यहाँ पर अभी आपको दिखाऊं ऊपर, यही है ना, ये देखो यहाँ पर क्लियर कट हो जाएगा। देखो इतिहास की भौगोलिक दूरी की संकल्पना 1904 में जो आई थी, ये इसमें क्या किया था, हम पीरियड ऑफ हिस्ट्री किए थे ना, ये इसको 3 खंड में हमने बांट दिया था। 3 खंड में यहाँ पर बांट दिया था, ये 3 खंड। अब इस ध्रुवीय क्षेत्र को क्या किए हैं 1919 में, ये क्या किए हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के स्थान पर हृदय स्थल शब्द का प्रयोग किया। साथ ही इन्होंने बाल्टिक सागर, निचली और मध्य डेन्यूब घाटी, काला सागर, एशिया माइनर, आर्मेनिया का भी जिक्र किया। इसके साथ ही जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है, जो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही बोला जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है। इनका कोटेशन याद रखना, पूछा जाता है। ये इन्होंने इसमें दिया हृदय स्थल संकल्पना में 1900। अब देखो जो संशोधित हृदय स्थल संकल्पना 1943 में हुआ, मतलब 1919 के बाद भी एक बार संशोधन किया। दूसरी बार संशोधन हुआ था 1919 में, जो ध्रुवीय क्षेत्र की जगह हृदय स्थल प्रयोग किया गया। और तीसरी बार 1943 में। क्यों हुआ 1943 में? इसका एक कारण था यूएसए और पश्चिमी यूरोप का नज़दीकी का कारण। मतलब ये जो यूएसए है ना, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश जो द्वीप है ना, ये अपने आप में प्लस हो गए थे। मतलब यूएसए भी एक पास आ गया था इससे मजबूती से, और फिर से ब्रिटेन भी इसके पास है, मतलब अपने में डील कर रहे थे। साथ ही इसमें फ्रांस क्या किए, और इसमें जर्मनी का भी योगदान था। तो इसी कारण ये लोग साफ साफ अपने गठबंधन किए। तो देखें मैकिंडर की ये मजबूती से आ रहा है, इनके पास संसाधन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने कुछ और चेंजेस किए अपने सिद्धांत में, जो दो अभी पॉइंट दिए थे, पियोट और हृदय। और ये इस पॉइंट में जो विदेशी मामले नामक पत्रिका आई थी, इसे फॉरेन अफेयर्स कहा जाता है। इसमें 1943 में प्रकाशित लेख था द राउंड वर्ल्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द पीस। इसको हिंदी में कहा था गोल विश्व एवं शांति की विजय में नवीन व्याख्या की थी। मतलब 1943 में ही इसी बुक में उन्होंने संशोधन किया। तो ये विदेशी मामला नामक पत्रिका थी, इसे याद रखना आपको। इंग्लिश भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसी में अपने 1943 का सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही इन्होंने आगे बताया कि पूर्वी एंग्लो अमेरिका, यूएसए और कनाडा जो है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी यूरोप के देश से सम्मिलित है। मतलब वही बोल रहा हूँ कि दोनों मिल गए हैं, तो पश्चिमी द्वीप मिल गया और साथ ही जो है मध्यवर्ती द्रोणी, मिडलैंड बेसिन नाम दिया। ये जो एरिया है, ये जो उनका एरिया है ना, जैसे यूरोप का एरिया पश्चिमी, और जो पूर्वी एंग्लो अमेरिका जो यूएसए कनाडा का एरिया ना, ये उनको चुनौती देना शुरू कर दिया था। किसको? हृदय स्थल को। मतलब रसिया का जो क्षेत्र था हृदय स्थल, उसको कंट्रोल ये कर सकते थे। मतलब इतनी पावर थी इस एरिया में। ये जो यूएसए ताकतवर था, जर्मनी ताकतवर था, फ्रांस ताकतवर था, साथ ही आपका ब्रिटेन भी ताकतवर था। तो उसको इन्होंने मिडलैंड करके कहा कि ये चुनौती दे सकते हैं पिवोट एरिया को, मतलब हृदय स्थल को। देखो ये चित्र है। अब यहाँ से आपका हृदय स्थल, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या है कि आगे बोलते हैं एनएसी नदी के पश्चिम भाग को रूस में सम्मिलित कर दिया था इस सिद्धांत में संशोधन करके। नीदरलैंड को निकाल दिया था, ये पूर्व में था। जो नीदरलैंड है उसको निकाल के अलग कर दिया था, ये आपको याद रखना। 1943 में नीदरलैंड को निकाला था, ये आपको याद रखना तीसरे संशोधन में। और साथ ही एनसी नदी के पश्चिम भाग को रूस में सम्मिलित कर दिया था जो थी। तो किसको सम्मिलित कर दिया? एनसी नदी को। निकाला किसको? नीदरलैंड को। ये आपको ध्यान रखना। देखो जो शब्द लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मैं आपको शुरू में बोला था कि मैं थोड़ा फिगर से आपको समझाऊंगा। तो देखो शुरू में ही अपने सिद्धांत को 3 खंडों में बांटा था। एक जो हृदय स्थल 1919 में बोला था, तो इसमें तो पहले सिद्धांत में क्या किया, 1904 में क्या किया था, इस एरिया क्या मान लिया था इन्होंने? पियोट, ये जो एरिया है इन्होंने मान लिया था पियोट का एरिया। इस एरिया को, ध्रुवी जो एरिया है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? हृदय स्थल कर दिया। कब हृदय स्थल किया था? 1919 में, है ना। 1919 में 1919 में किया। उसके बाद से फिर से इन्होंने एनसीओ को जोड़ लिया रूस में जो पश्चिमी भाग में था, और नीदरलैंड को निकाल दिया। ये आपको याद रखना। कब निकाला? 1943 में। जोड़ा कब? एनसी नदी को 1943 में, है ना। इसकी पत्रिका प्रकाशन जो हुई उसको याद रखना। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो क्षेत्र बताया, उत्तरी यूरोप ये हो गया, ये वाला एरिया, जैसे जापान द्वीप हो गया जो बाहरी द्वीप है। फिर से जापान के बाद से ब्रिटिश एरिया हो गया, ये वाला एरिया। अभी इस एरिया को इन्होंने क्या कहा? आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र माना, ये एरिया, है ना। बाह्य क्षेत्र किसको माना? बाह्य क्षेत्र में देखो ये यूएसए, फिर से साथ ही दक्षिणी अमेरिका,
और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ये माना। तो पहला क्षेत्र ये हो गया ध्रुव क्षेत्र, और साथ ही जो दूसरा क्षेत्र हो गया आपका, ये आपका ये हो गया अर्धचंद्राकार। तीसरा हो गया आपका जो है लास्ट बाह्य क्षेत्र। इन सब का मैं नाम आपको ऊपर बता दिया हूँ, आपको ये याद रखना है। यही इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन्होंने इतना बताया, इससे ज़्यादा इस सिद्धांत में नहीं बताया गया, मैं पॉइंटली समझा। नेक्स्ट जो सिद्धांत है स्पाइकमैन का, रेमलैंड सिद्धांत 1900 ये जो है आपका ये आया था 42 में, देखिए गलत लिखा गया, 1942 में सिद्धांत आया था, 44 में जो है इनकी पुस्तक आई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी बुक जो है ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एवं उपागम 1933, भूगोल एवं विदेशी नीति 1938, विदेश नीति में भौगोलिक, साथ ही विश्व राजनीति में अमेरिका की सामरिकता 1942, सीमांत सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1942, द ज्योग्राफी ऑफ पीस शांति का भूगोल 1944। ये पुस्तक बार बार पूछा गया, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा गया, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और उनका सिद्धांत कब आया था 1942 में, पुस्तक कब आई 1944 में, जिसमें इन्होंने सिद्धांत दे रखा था अपना। इनका भी देखिए फिगर आपको दिखा दिया। अब छोड़िए थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये रेमलैंड दिए हैं, रेमलैंड सिद्धांत, इसको आपको जानना जरूरी है। देखो पूर्ण संशोधन किया किसने इनके सिद्धांत में, कोहन ने। भू सामरिक एवं भू राजनीतिक प्रदेश का मॉडल दिया था संशोधन करके कोहन ने, ये आपको याद रखना है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित संलग्न पेटी आंतरिक अथवा उपांतीय अर्धचंद्राकार पेटी को इन्होंने रेमलैंड, ये समुद्री पेटी के रूप में था। ये क्वेश्चन पूछा गया है की संख्या प्रदान की, वही जो ये अर्धचंद्राकार मानते थे ना, अर्धचंद्राकार कौन मानता था, वो मानते थे मैकिंडर, उन्हीं के जो अर्धचंद्राकार एरिया ना उसी को इन्होंने क्या कर दिया, इसी को ये बोल दिए रिमलैंड, ये आपको ध्यान रखना। अब रिमलैंड में कौन कौन से आते हैं एरिया, जैसे देखिएगा बाल्टिक, काला सागर है ये, ठीक है, काला सागर, फिर से स्थल जो है संधि पश्चिमी स्थित संपूर्ण यूरोप जो आते हैं, जितने हैं पश्चिम में स्थित संपूर्ण यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आते हैं। एशिया के पर्वत, दक्षिणी जो है पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस को छोड़कर, इन्होंने किसको छोड़ दिया याद रखिएगा, रिमलैंड में इंडोनेशिया और फिलीपींस को छोड़कर, क्योंकि ये द्वीपीय एरिया में, इसीलिए इसको छोड़कर चीन, कोरिया, सुदूर पूर्वी साइबेरिया, अफगानिस्तान, इन्होंने पूरे क्षेत्र को क्या माना, रिमलैंड माना, ये आपको ध्यान रखना है। ये एरिया पूरा पूरा अगर मैं मैप पर बनाऊंगा जब, तब ऐसे आएगा ये एरिया, ऐसे ऊपर ये आपका हार्टलैंड हो जाएगा, ऐसी ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र को इन्होंने रिमलैंड माना, है ना, इस एरिया को रिमलैंड माना, किसने माना, आपके स्पाइकमैन ने। अब चलिए थोड़ा आगे और जानते हैं क्या कहते हैं स्पाइकमैन अपने सिद्धांत में। ये रिमलैंड इसीलिए आया था, जो हार्टलैंड है, यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं क्या समझाने की प्रयास किया, चीन व भारत विकसित हुए तो हृदय स्थल विश्व शक्ति नहीं बन पाएगा, ये कौन मानता है, स्पाइकमैन। वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि स्पाइकमैन जो है ना, ये बोलते हैं हिसाब साहब क्योंकि यूएसए जो है क्या करता है, अभी भारत को अपने साथ रखना चाहता है, चीन पर शिकंजा कसना चाहता है, तो इस एरिया में अगर विकास हो गया ना, तो हृदय स्थल जो क्षेत्र है ये पर कब्जा किया जा सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वर्चस्व नहीं रहेगा, जैसे अभी वर्चस्व क्या, रसिया या यूएसए, या तो रसिया मजबूत है या यूएसए मजबूत है, लेकिन चीन और इंडिया अगर उभर के आ गए तो ये क्षेत्र मजबूती का बंट जाएगा। तो ये सोचते हैं स्पाइक में, इसी सिद्धांत पर काम करता है यूएसए। यूएसए क्या करता है, जापान के साथ मिलके, साथ ही ब्रिटेन के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, जर्मनी, यही करता है ये चाइना को और साथ ही रूस को और साथ ही किसको, भारत को दबाने का प्रयास करता है। बहुत सारे देखिए आप ट्रेड जो टैरिफ लगा दिया, साथ ही ये बोलते हैं यूएसए, जापान और ब्रिटेन परिधि से बाहर हैं। देखिए अभी मैं नाम लिया हूँ कि रिमलैंड से बाहर कौन है, यूएसए, जापान, ब्रिटेन परिधि से बाहर है। अगर ये सब इकट्ठा रहेंगे, साथ रहेंगे तो क्या होगा, ये विजय प्राप्त कर लेंगे हृदय स्थल पर। तो याद रखिएगा चीन और भारत अगर विकसित हो गया तो हृदय स्थल जो शक्ति हो कमजोर बन जाएगी, यह शक्ति नहीं बन पाएगी मजबूती से हृदय स्थल। साथ ही आगे बोलते हैं उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के बराबर नई दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, अफ्रीका 10 गुना ज़्यादा जनसंख्या नई दुनिया से रखते हैं। अब इसमें देखो यूरेशिया में पूरा भारत, चीन उन सब आ जाएगा इसमें, आप जान ही रहे हो इसमें। और अफ्रीका का विषय देख रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा जन्म दर है। ऑस्ट्रेलिया
उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से ज़्यादा जनसंख्या 10 गुना ज़्यादा रखते हैं। ये आपके एक तरह से कह लो, ये भी एक महाद्वीप है, यूरेशिया भी एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। ये 10 गुना ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। जो नई दुनिया किसे बोलते हैं? यूएसए को। यूएसए का पूरा महाद्वीप को नई दुनिया बोला जाता है ना। कोलंबस ने खोज निकाला था। साथ ही ये बोलते हैं पश्चिमी यूरोप देश के साथ यूएसए भू राजनीतिक संधियाँ, मतलब अब देखोगे जैसे नाटो की संधि देखो, ब्रिटेन और उसमें फ्रांस सारे देश हैं, है ना। पश्चिमी यूरोप के साथ संधि रखा है, भू राजनीतिक संधियाँ। कोई एक देश भी पर भी आक्रमण करेगा पूरा देश मिलकर लड़ेंगे। आप समझते हैं इस चीज़ को, है ना, ताकि रिमलैंड जो है मजबूती से रहे और रसिया, चीन और भारत मजबूत ना रह सके। इसके साथ ही फिर भी परिधि क्षेत्र रूस और अमेरिका से टक्कर ले सकता है। मतलब अगर देखा जाए, ये बोलते हैं स्पाइकमैन कि जो परिधि क्षेत्र है ना, मतलब अगर चीन विकसित हो गया, है ना, चीन प्लस भारत, तो परिधि जो क्षेत्र है ना वो किससे, जो बाहर के क्षेत्र जैसे जापान, ब्रिटेन और यूएसए, और साथ ही हार्टलैंड, हृदय स्थल हार्टलैंड अगर है, इस क्षेत्र को कौन कमजोर कर सकता है? परिधि क्षेत्र। परिधि क्षेत्र में उन्होंने जिसका नाम लिया आपको ऊपर ही बताया हूँ, है ना। पूरे वो देश आते हैं परिधि क्षेत्र में जो कमजोर हैं, जो विकसित नहीं हुए हैं। आपको मैं यहाँ साफ साफ दिखाया हूँ। इंडोनेशिया, फिलीपींस को छोड़कर चीन, कोरिया, सुदूर पूर्वी साइबेरिया, अफगानिस्तान, जो पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जो है एशिया हो गया, एशिया का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जैसे कि मंगोलिया ले लो, तिब्बत ले लो, है ना, अफगानिस्तान ले लो। ये सब क्षेत्र जो हैं, ये चैलेंज किसको दे सकते हैं? यूएसए को। यूएसए को दे सकते हैं, ब्रिटेन को दे सकते हैं, जापान को दे सकते हैं अगर ये विकसित हो गए। साथ ही हार्टलैंड को भी दे सकते हैं। कौन मानता है? रेमलैंड सिद्धांत में स्पाइकमैन मानते हैं, है ना। ये पूरा इनका सिद्धांत है, इनका सिनेरियो देखो, मैं आपको ही समझा रहा हूँ। ये पूरा एरिया है ना, ये देखो, ये पूरा पूरा एरिया जो है क्या है, ये देखो, ये घेरा हुआ है, ये पूरा एरिया रिमलैंड है। ये एरिया में चीन भी आ जाएगा, भारत देखो यहाँ पर है, चीन है, अफगानिस्तान है, अरब है, पूरा कंट्री है, ये सब है। ये यहाँ पर ये एरिया देख लो, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, ये सब है। ये सब मिल जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो हॉटलैंड को भी चैलेंज देंगे। और किसको भाई? अभी भाई न्यू दुनिया कहते हैं। फिर से ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी ये जो एरिया है पूरे पूरे टक्कर दे सकते हैं इन देशों को। तो ये आपका है जो रिमलैंड सिद्धांत में स्पाइकमैन का। साथ ही नेक्स्ट सिद्धांत है भू राजनीतिक समुद्र शक्ति नहीं है। इस पर ये महान एटी महान है, इसको अल्फ्रेड थायर महान कहा जाता है। ये समुद्र शक्ति सिद्धांत है, बस यही पूछा जाता है। इन्होंने 20 पुस्तकों की रचना की है और ये एक महान समुद्रिक इतिहासकार थे। और ये साथ ही जो नौसेना में एक पदवी पर थे, एडमिरल पद पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इनका ये सब नहीं जानना, बस समुद्र शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? एटी महान ने। और इनकी पुस्तक ध्यान रखना, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। पुस्तक बता देता हूँ जो पूछा जाता है। इनके सिद्धांत को जानना जरूरी है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मैं बहुत सारे पेपर सॉल्व किया हूँ। पुस्तक है यहाँ पर यूएसए नॉवल वार, फिर से इतिहास पर समुद्र शक्ति का प्रभाव, ये पूछा गया, बार बार पूछा गया, ठीक है। 1890 ये सब ये इस समय में दिया गया था। फिर से फ्रांसीसी क्रांति एवं साम्राज्य पर समुद्र शक्ति का प्रभाव, देखो सन नहीं पूछा गया है, बस आपको ये याद रखना है इनकी पुस्तक कौन सी है। फिर से 1997, फिर से इनका समुद्र शक्ति में अमेरिका की रुचि 1897, एशिया की समस्या व अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर उसका प्रभाव 1900, समुद्र शक्ति एवं इसका जो है आया था 1862 की उस पुस्तक, सिद्धांत है समुद्र शक्ति, ये याद रखना, एटी महान की। इससे ज़्यादा नहीं इनका सिद्धांत मैं लिखे, बाद से पढ़ते रहो जितना पढ़ना है। इसके बाद से नेक्स्ट सिद्धांत है सर्वेस्की की वायु शक्ति परिकल्पना, एयर पावर हाइपोथेसिस ऑफ सर्वेस्की, ये दिए थे। और इनका जो है जन्म हुआ था 1894 में, ये पूछा नहीं गया है, रूस में, सोवियत रूस में पूछा नहीं गया है। फिर से बता रहा हूँ, इनकी पुस्तक याद रखना, विक्ट्री थ्रॉग ऑफ जो एयर पावर जो 1942 में, एयर पावर की टू सर्वाइवल 1950, अमेरिका टू यंग टू डाई 1961। ये पुस्तक इनकी सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा हूँ, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है इनकी पुस्तक। अभी देखो इसमें भी इनका पुस्तक ही पूछा गया अभी तक जितना एग्जाम दोगे। मैं जहाँ तक पेपर कुछ लिख दिया हूँ। अन्य विद्वान जो उनका देख लेते हैं, जैसे कि अन्य विद्वान में देखो, ये सर्वेस्की की बात से है, ये सर्वेस्की ने दिया। एक ग्लोबीय सामरिकता में अन्य विद्वानों के विचार जो हैं ये दिया गया है। जैसे जेम्स फ्रेग्यू का है, जेम्स फ्रेग्यू ने भू राजनीति में जवाब क्षेत्र क्रस जोन पूछता है, सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्रेग्यू ने
जो है जेम्स प्रेग्यू ने भूगोल एवं विश्व शक्ति नामक पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है। पुस्तक का जो है नए संस्करण 1932-41 में प्रकाशित हुए थे, ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये पूछा गया, क्रस्ट जोन दबाव क्षेत्र पूछा गया है, अपने चर्चा की थी। तो इनका जो मैन काइंड एंड फोर्स ऑफ इवेंट है नामक लेख है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा नहीं गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर से मीनिंग का 1956 में ये यूरेशिया इतिहास में हृदय स्थल व परिमा स्थल नामक पुस्तक लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो जितना पता ये पूछा जाता है। साथ ही इन्होंने अपने स्थल और परिमा स्थल, ठीक है, इसको इन्होंने का अध्ययन प्रस्तुत किया था, ठीक है रखना। फिर से ये हुसोन है, ये जो है इनकी जो रचना है इसको देख लेते हैं। पहला मध्यवर्ती बोल्गा सोवियत रूप में बढ़ता हुआ केंद्रीय प्रदेश 1960, एक नौवीं सोवियत हर्टलैंड, ये पूछा गया, देखो हाईलाइट भी किया 1964 में, रखना हुसोन की है। ये इंग्लिश में मैं आपको शुरू में बताया हूँ, ये पूछा गया। साथ ही तीसरा सोवियत संघ जनसंख्या और प्रदेश 1966 में, ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ध्यान देख लेते हैं। भूसामरिक प्रदेश की संकल्पना जो है दिया था किसने, कोहेन ने, ये याद रखना। बुक क्या है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड 1963। दूसरा बुक है दी कंटेम्पोररी जो पॉलिटिक्स सेटिंग्स, ये 1968 में। तीसरा बुक है दी इमरजेंस ऑफ ए न्यू सेकेंड ऑर्डर ऑफ पावर इंटरनेशनल सिस्टम 1966, माफ कीजिएगा 1976। चौथा इनका है अमेरिकन फॉरेन एंड ग्लोबल आपका जियो पॉलिटिकल में, और ये 1982 है आपका। अभी साथ ही इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोहेन ने संपूर्ण विश्व को 4 भूसामरिक प्रदेश में बांटा था, साथ ही पुनः उनको 10 भागों में बांट दिया बांटा था, ये पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना। इनकी पुस्तक भी ध्यान रखना, पूछा गया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक भूगोल के सिद्धांत में, जैसे क्षेत्र की एकरूपतावाद सिद्धांत स्टीफन जोन्स का 1954 में, यूएसए के रहने वाले जो है, ये भी फिर से क्षेत्र का सोपान स्टीफन जोन्स ने दिया है, ये आपको याद रखना सिद्धांत को राजनीति में। क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत किसने दिया है, 3 लोगों ने, विटलसी, हार्टसन और गॉटमैन ने मिलकर। निर्वाचन भूगोल का पिता किसे कहता है, सिगफ्रिड को, ये 1913 में। फिर से निर्वाचन भूगोल जो है 1979 में टेलर और जॉनसन ने इसको दे रखा है। साथ ही क्रस्ट जोन जो अभी बताया फेरग्रू का है, ये आपको याद रखना, दबाव क्षेत्र। और साथ ही हाउसोफर भू राजनीति को आगे बढ़ाया, ये आपको ध्यान रखना है, किसने बढ़ाया भू राजनीति को, तो हाउसोफर ने। ये सब आपको यहाँ पर अगर देखा जाए 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका का रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किसने किया, तो थॉमस जेफरसन ने, याद रखना आपको, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही ये पूछा गया पॉइंट्स का कोटेशन है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों का विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। पॉइंट्स ने दिया, ये पूछा गया कोटेशन, तो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही एक छोटा सा यहाँ इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, सीमांत और सीमा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है और ये पूछा ही जाता है ना। जैसे सीमा क्या, सीमांत क्या है, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए सीमा क्या है, सीमांत क्या है, इसे जान लेते हैं। सिद्धांत हमने जान लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लिया। तो देखो सीमा क्या, राजनीति की ओर होती है, साथ ही राज्य का अंतिम भाग झुकाव राजधानी की ओर होती है। साथ ही परिवर्तनशील अभिकेंद्री जो शक्ति होती है, ये अभिकेंद्री, कोई जनसंख्या नहीं होता है, राजनीतिक और वर्तमान होता है। तो सीमा ये हो गया, ये आपको याद रखना है। साथ ही सीमांत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा था, क्षैतिज होता है, प्राकृतिक होता है, राज्य की प्रारंभिक भाग झुकाव बाहर की ओर होता है, स्थायी अपकेंद्रित शक्ति काम करती है, जनसंख्या जनजाति होती है, सांस्कृतिक होती है, ऐतिहासिक और प्रकृति होती है। तो सीमा जो होता है, जैसे देखो ना बॉर्डर पर कोई सीमा खींचा जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सीमा का उदाहरण है। यहाँ पर देखो रेखी होता है, कानून होता है, ये कृत्रिम होता है, क्योंकि ये बदलता रहता है रेखा, है ना। भारत पाकिस्तान चीन के आगे पीछे होता है, देखे हो कई बार सैनिक में बहस हो गया है। राज्य का अंतिम प्रभाव जो होता है, ये राज्य का अंतिम भाग झुकाव राजधानी का, जो उसका झुकाव होता है किसकी ओर, सीमा है किससे कंट्रोल होती है, सीमा किससे कंट्रोल होती है, दिल्ली से, है ना, यहीं से होता है ना। परिवर्तनशील होती है क्योंकि बदलता रहता है। अभिकेंद्रित शक्ति होती है, अभिकेंद्रीय अंदर से ही कंट्रोल किया जाता है, कोई जनसंख्या नहीं होता है, कोई जनसंख्या नहीं होता है, मतलब यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर पर बस कौन होता है, सैनिक होता है, सीमा पर कोई जाता है नहीं जाता है, एक क्रॉस लाइन खींची जाती है।
राजनीतिक होता है, दो देशों के बीच में मुद्दा चलता है, वर्तमान में ये होता है ना। सीमांत क्या है? सीमांत जैसा को बताया क्षैतिज होता है, प्राकृतिक भी होता है। ये राज्य की प्रारंभिक भाग झुकाव बाहर की होता है, मतलब देखोगे जो झुकाव होता है इसका क्या होता है, मान लो केंद्र से दिल्ली काम किधर होगा, बाहर की ओर होगा, है ना। दिल्ली मान लो केंद्र में स्थायी होता है, क्योंकि ये बदल नहीं सकता, जितना क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। अब केंद्रीय शक्ति का मतलब ये देखो, अब केंद्रीय क्या होता है, अब केंद्रीय मतलब यहाँ से निकल के बाहर की ओर, अब केंद्रीय, अब बाहर। जनसंख्या जनजाति होती है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या भी पाई जाती है कई मिलियन, है ना। मान लो उत्तर प्रदेश में दिल्ली में जनसंख्या नहीं रहेगी। वैसे ये सांस्कृतिक होता है, संस्कृति मतलब कल्चर आपका यहाँ पर है, किस प्रकार के लोग रहते हैं। ऐतिहासिक और प्रकृति मतलब कभी दिल्ली का कुछ और नाम था, कुछ और हो गया, लेकिन एक सीमा का नाम नहीं ना। मैकमोहन लाइन, रेल लाइन जो है, मैकमोहन लाइन चीन के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मैं आपको छोटा सा पॉइंट से क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, सीमा और सीमांत में अंतर क्या। अब चलिए जान लेते हैं सीमा सीमांत के बाद जननिक अथवा कार्यात्मक वर्गीकरण हार्टसोन का 1936 में आया था। पूर्ववर्ती अनुवर्ती बहुत पूछता है, ये सब आपको याद रखना है। ये जननिक वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के समय के सांस्कृतिक वातावरण का, ये किसके आधार पर? सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार विचार सर्वप्रथम एक्ट इंग्लिश का आप ये जान जाना कि जो देश हैं, पूछता पूर्ववर्ती सीमा किस देश के बीच में पाई जाती है, तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक अंदर और उत्तरी अफ्रीका के अंदर ये पूर्ववर्ती सीमा पाई जाती है। और ये जो है सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से पूर्व हो जाता है इसका बंटवारा जो भी होता है ना। पूर्ववर्ती सीमा का एग्जाम्पल देश याद रखना। अनुवर्ती सीमा या उत्तरवर्ती सीमा या परवर्ती सीमा कौन है? ये जो होती है सब्सिक्वेंट बाउंड्री जो होती है, ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात होती है। याद रखना, पहला तो जहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास नहीं होता, लेकिन दूसरे में विकास हो जाता है। ये सीधा सांस्कृतिक भूदृश्य का एवं प्रजाति धर्म भाषा का आधार पर इसका जो है अनुवर्ती सीमाएं बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी यूरोप का अधिकांश सीमाएं, भारत पाक सीमा, भारत बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, ये सब क्या अनुवर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, उत्तरवर्ती सीमा। नेक्स्ट सीमा जो हार्टसोन ने बांटा है, अध्यारोपी सीमा या आरोपी सीमा है। ये प्रिमोज बाउंड्री होता है, ये पूछा जाता है बार बार। ये याद रखना, किसी क्षेत्र की सीमा निर्धारण के पश्चात जब किसी कारणवश क्षेत्र में सीमाओं का पुनर्निर्धारण, मतलब मान लो कोई सीमा बट गया है, फिर से उसका पुनर्निर्धारण कर दिया जाए, फिर से बंटवारा हो जाए, तो उसी को अध्यारोपी सीमा या आरोपी सीमा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो घाना, टोंगो लैंड, दहोमी, नाइजीरिया, सोमालिया। देखो हमेशा युद्ध करते रहते हैं सब आपस में, फिर से अपना अपना एरिया कहते हैं सब, यहाँ पर हमारा एरिया है, यहाँ पर हमारा एरिया है। फिर से उत्तरी दक्षिणी वियतनाम, यहाँ पर भी देखो बदलाबाद में युद्ध होने के बाद फिर से उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया, यहाँ पर भी खींचा गया फिर से विकास के बाद। पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी सीमा अध्यारोपित सीमाओं के उदाहरण है, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक समानता कारण ये सीमाएं स्थायित्व ग्रहण कर सकी तथा वियतनाम व जर्मनी के एकीकरण के ये साथ ये सीमाएं समाप्त हो गई। ये याद रखिएगा आप लोग। अध्यारोपित सीमा किस देश में आता है, ये देश का नाम लिख दिया, ये आपको याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है ना। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा भारत पाकिस्तान वाला, ये आपको सांस्कृतिक सीमा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है अवशिष्ट सीमा, 4 भागों में बांटा था। अब ये क्या, ऐसी सीमा जो राज्यों को सीमांकित करती हैं, ठीक, परंतु आज समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता, 2 राज्यों को सीमांकित करती है, आज समाप्त कर दी। जैसे पोलैंड और जर्मनी की पुरानी सीमा अब समाप्त हो चुकी है। तिब्बत और चीन के बीच जो सीमा है बनी थी, अब तिब्बत पर चीन अधिकार कर लिया, तो वो सीमा उनके बीच में समाप्त हो गई है। तो इसे अवशिष्ट सीमाएं कहते हैं। क्लियर? अब ये जो है हमारा खत्म हो गया राजनीति भूगोल का पूरा जो है सिद्धांत। आगे हम मानव भूगोल में, राजनीति भूगोल लास्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, हमने यहाँ तक कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी आप नए हैं, आ रहे हैं, अगर स्किप कर रहे हैं वीडियो ना, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको। मुझे ये पता है कि मैं कितना झेला हूँ, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसे पढ़िए और जानिए।